नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे फ्रांस में सरकारी स्कूलों में आयाब पहनने पर लगे प्रतिबंध की। आयाब, जी हां, आयाब एक तरीके का बुर्का ही है जिसे सरकारी स्कूलों में पहनने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। फ्रांस के शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटल ने रविवार को दिए अपने एक बयान में कहा कि किसी भी क्लासरूम में छात्रों को देखकर उनके धर्म की पहचान नहीं होनी चाहिए। धर्मनिरपेक्ष और मोस्ट लिबरल फ्रांस को अपने लिबरल होने का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अपनी धर्मनिरपेक्ष लिबरल पॉलिसी के कारण यहां इस्लाम का विस्तार होता गया और जब तक फ्रांस को इस खतरे की गंभीरता का पता चलता तब तक काफी देर हो चुकी थी। अब फ्रांस अपनी पुरानी पहचान और अपनी संस्कृति को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है और इसी क्रम में पहले सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, मस्जिदों में लगे लाउड स्पीकर, सार्वजनिक स्थानों पर फेस कवर करने वाला बुर्का और अब स्कूलों में आबाया पर प्रतिबंध लगाने का ऐलान किया गया है। फ्रांस में 5 वर्षों में 5 से ज्यादा लोगों की मौत आतंकवादी हमले में हो चुकी है। फ्रांस की छटपटाहट समझी जा सकती है। जिस समस्या से फ्रांस आज जूझ रहा है, ब्रिटेन में भी कमोबेश वैसी ही समस्या है, या यूं कहें कि पूरे यूरोप में यही समस्या है और हिंदुस्तान भी इससे अछूता नहीं है। फ्रांस के शिक्षा मंत्री गैब्रियल अटल की चिंता समझी जा सकती है। कर्नाटक में हिजाब बैन के बाद का बवाल अभी तक चर्चा में है। सार्वजनिक स्थानों पर नमाज, अजान और लाउड स्पीकर पर प्रतिबंध के लिए कोर्ट भी कह चुकी है। बावजूद इसके ना तो सार्वजनिक जगहों पर नमाज ही बंद हो सकी है और ना ही अजान की आवाज ही पूरी तरीके से कम हुई है। हाँ, विरोध करने वाले के सुर जरूर धीमे होते जा रहे हैं। फ्रांस द्वारा आबाई पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत में एक बार फिर यह चर्चा जोर पकड़ रही है कि यदि फ्रांस में यह सब कर सकता है, यानी फ्रांस अगर यह प्रतिबंध लगा सकता है, तो फिर हिंदुस्तान क्यों नहीं। हिंदुस्तान में तो हेलो की जगह राम राम कहने पर भी छात्र को स्कूल से निकाल दिया जाता है। रक्षा सूत्र बांधने पर छात्र को पीटा जाता है। तिलक लगाने पर सजा भुगतनी पड़ती है। लेकिन फ्रांस में अगर ऐसा था, हालांकि अब वो दौर निकल चुका है और अब फ्रांस जो है इस छटपटाहट से आगे निकलने के लिए नए नए प्रतिबंध रोज लगा रहा है। आज अपने प्रोग्राम में हम चर्चा करेंगे कि समस्या धार्मिक पहचान है या धार्मिक पहनावे में क्या अंतर है, यह भी हम बताएंगे। धार्मिक पहचान और धार्मिक पहनावे में अंतर क्या है, इसको ही बताएंगे। और क्या शिक्षण संस्थानों में छात्रों के धार्मिक पहनावा को या धार्मिक पहचान को छुपाना जरूरी है, यह भी चर्चा करेंगे। और सबसे अहम चर्चा यह कि क्या फ्रांस आज जिस खतरे से जूझ रहा है, हिंदुस्तान को भी उसी खतरे से आगे चलकर जूझना पड़ेगा। करेंगे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन एक छोटी सी रिपोर्ट हमने तैयार की है, वो रिपोर्ट पहले देखते हैं, उसके बाद मेहमानों से परिचय और चर्चा की शुरुआत। शिक्षा वो चीज है जिससे इंसान का शारीरिक, मानसिक और आत्मिक रूप से विकास होता है। जहाँ ज्ञानी को भी ज्ञान से भर दिया जाता है, उस शिक्षा के मंदिर में अगर जाति, धर्म, भैंस, भूसा या रंग रूप देखकर उसकी पहचान की जाए तो क्या ये पढ़ने वाले बच्चों के लिए ठीक होगा? फ्रांस सरकार ने एक बार फिर स्कूल यूनिफॉर्म को लेकर बड़ा फैसला लिया है। फ्रांस के शिक्षा मंत्री ने रविवार को जानकारी दी कि सरकारी स्कूलों में छात्राओं के अबाया पहनने पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। फ्रांस में पहले से ही पारंपरिक रूप से महिलाओं को हिजाब पहनने से प्रतिबंधित किया गया है। उनके अनुसार अबाया पहनना फ्रांस के धर्मनिरपेक्ष कानून का उल्लंघन है। धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है स्कूल के जरिए खुद को मानवीय बनाने की आजादी। लेकिन जब बात भारत की करे तो हिंदुस्तान में शिक्षण संस्थानों में हिजाब को लेकर विवाद देखा गया है। तो क्या फ्रांस में इस तरह से प्रतिबंध लगने के बाद भारत के शिक्षा संस्थानों में भी ड्रेस कोड को लेकर विचार किया जाएगा? जब किसी कक्षा में जाएं तो छात्रों को देखकर उनके धर्म की पहचान नहीं होनी चाहिए। इस पर क्या भारत सरकार विचार करेगी? क्या धर्म, जाति के इन विवादों के कारण पढ़ने वाले छात्रों की शिक्षा पर प्रभाव पड़ता है?
तो अबाया पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इससे पहले बुर्का और सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने से लाउड स्पीकर में बहुत तरीके के प्रतिबंध फ्रांस में पहले ही लगाए जा चुके हैं। अब क्या भारत में ये प्रतिबंध भी लगाया जाना चाहिए? करेंगे चर्चा, और चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ हाजी नाजिम खान है, मुस्लिम स्कॉलर के तौर पे और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे बरखात रेहान जी हैं, और इसके अलावा नीरज अत्री जी है, शिक्षाविद है। तीनों मेहमानों का स्वागत है और नीरज अत्री जी से मैं चर्चा की शुरुआत करना चाहूँगा। नीरज जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। और ये जो चर्चा शुरू हुई, हालांकि फ्रांस पर हम लोगों ने पहले भी चर्चा की है, और फ्रांस इससे पहले जब बुर्के पर प्रतिबंध लगाया था तो काफ़ी विरोध फ्रांस को झेलनी पड़ी थी और विश्व लेवल पे उनका विरोध हो रहा था। लेकिन धीरे धीरे फ्रांस जो है प्रतिबंध की तरफ और आगे बढ़ रहा है और एक के बाद एक जो है नए प्रतिबंध लगा रहा है। क्या आपको लगता है कि स्कूलों में धार्मिक पहचान बिल्कुल सामने ना आए, इसके लिए हिजाब लगाया गया है? क्या इसी तरीके का प्रावधान आपको लगता है कि भारत में भी लगना चाहिए, या भारत और फ्रांस में आपको लगता है कि नहीं, अंतर है, फ्रांस में जो चीज़ें हो सकती है भारत में वो चीज़ लागू नहीं की जानी चाहिए? नमस्ते मुकेश जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और सबसे पहली चीज कि जब हम ये बात करते हैं कि फ्रांस और भारत की स्थिति अलग है, तो कुछ हद तक ठीक है कि हमारे यहाँ पर जो सोशियो कल्चरल मिलियू जिसे हम बोलते हैं, जो ताना बाना है, वो फ्रांस से अलग है। लेकिन यदि वैश्विक स्तर पे जो एक चुनौती इस्लाम किसी भी समाज के लिए करता है, वो फ्रांस के लिए भी उतनी ही वास्तविक है जितनी भारत के लिए है। और हम अगर इसको एक धर्म मान के चलेंगे तो बहुत बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि इस्लाम का जो टोटल कंपोनेंट है उसमें लगभग 90% एक पॉलिटिकल विचारधारा है, पॉलिटिकल हेजेमनी है इनकी, जिसे बढ़ाने के लिए अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, जिनमें ये ड्रेस भी अपने आप में एक है। अगर आप आज की डेट में संसार में देखें, जिन्हें हम सुप्रीमेसिस्ट आइडियोलॉजीज कहते हैं, कि जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानती है, बाकियों को नीच मानती है, तो लोग जनरली उसमें फासीवाद का, नाजीवाद का या कम्युनिज्म का नाम लेते हैं। लेकिन इस डिस्कोर्स में अभी तक हमने क्रिश्चियनिटी और इस्लाम के बारे में चर्चा नहीं की। ये भी दोनों पूरी तरह से सुप्रीमेसिस्ट नेचर के हैं। फ्रांस का जब हम सोशो कल्चरल स्ट्रक्चर देखते हैं, तो फ्रांस ने यूरोप में, जिसे आज हम बोलते हैं कि सेक्युलर सिस्टम को स्थापित करने में सबसे पहला काम किया था, जब उन्होंने 18वीं सदी के अंत में उन्होंने एक रेवोल्यूशन किया था। उसमें उन्होंने चर्च को उखाड़ के फेंका था और तब कहा था कि रिलीजन और चर्च को बिल्कुल, रिलीजन और स्टेट को बिल्कुल अलग होना चाहिए। तो वो उन्होंने काफी हद तक किया भी। पर अब इस्लाम क्योंकि एक हेजेमनी करता है, वो अपने आप को विस्तारवादी मानते फैलता है, तो उन्होंने अलग अलग हथकंडे अपनाए और फ्रांस अब धीरे धीरे इस चुनौती के प्रति जागृत हो रहा है। और ये जो हम देख रहे हैं कि वहां पर जो इस्लामिक सिंबल्स हैं, जो सिंबोलिज्म है इसका, उस पर धीरे धीरे बैन लगा रहा है, मुझे लगता है बहुत अच्छा काम है, क्योंकि वो इस्लाम के विस्तारवाद से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। बिल्कुल। हमारे देश में भी आप देखेंगे तो इसी तरह के स्वर उठने शुरू हो गए हैं। कर्नाटक में हमने देखा है कि किस तरह से वो 5-7 लड़कियों की नौटंकी दिखाकर हिजाब को ऐसा दिखाने की कोशिश की जैसे मानो बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल। ऑन द कॉन्ट्ररी वो बिल्कुल अलग है कि इनको कुछ रेडिकल लोगों ने अपने कब्जे में लेकर उनको अपना एक मैस्कॉट बनाकर, अपना एक सिंबल बनाकर, उनके पीछे से अपनी जो इस्लामिक वर्चस्व है उसको स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे लगता है हमें भी अभी इस पर विचार करते हुए, जो जिस तरह से फ्रांस प्रतिबंधित कर रहा है, इसीलिए हमें इस्लाम की चुनौती समझते हुए उस पर चलना चाहिए। नहीं तो ऐसा ना हो कि जब समय बीत जाए फिर हम पछताएं कि हमने उस समय काम क्यों नहीं किया था। बिल्कुल बिल्कुल। और फ्रांस से मुझे लग रहा है कि अभी पश्चाताप जो है उन्हें भी हो रहा है, क्योंकि जो चीज़ें उन्हें पहले करनी चाहिए थी वो अब जाकर के करना पड़ रहा है, और अब समस्याएं जो है ऐसा लग रहा है कि उनके सर के ऊपर से निकलती जा रही हैं और समस्याएं गंभीर हो गई, तभी वो धराधर एक के बाद एक जो है प्रतिबंध लगा रहे हैं। हाजी नाजिम साहब हमारे साथ में हैं। हाजी साहब, क्या आपको लगता है फ्रांस जो कर रहा है भारत को भी कर लेना चाहिए? और कर्नाटक में जो हुआ वो हम सब ने देखा। कर्नाटक में क्या आपको लगता है कि ये भी इस्लाम के विस्तार का, एक विस्तारीकरण का जो है, एक जैसा कि नीरज जी बोल रहे हैं कि विस्तारीकरण का एक नमूना था, और वो चीज़ जो है दूसरे राज्यों में भी हम लोगों ने देखा आंशिक तौर पे। राजस्थान में भी इसकी शुरुआत हुई, फिर इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी इसकी शुरुआत हुई, हालांकि उतने उस स्तर पे नहीं, लेकिन जिस स्तर पे कर्नाटक पर, लेकिन
इसका विरोध वहाँ भी झेलना पड़ा। क्या आपको लगता है कि फ्रांस ने जो किया है वो भारत को भी करना चाहिए? हिजाब पे और जो अबाया है उस अबाया पे प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए स्कूलों में खास तौर पे। देखिए मुकेश जी, जिस तरीके से भी आपने बताया, तो मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ कि फ्रांस भारत का हिस्सा नहीं है। फ्रांस एक अलग देश है, लेकिन मेरे भारत के अंदर संविधान चलता है, अब फ्रांस के अंदर संविधान नहीं चलता। और रही बात यह कि जब आपने कहा कि यहाँ पर हिजाब, बुर्का, ये सब चीजें आपने कही, और हमारे शिक्षाविद नीरज जी ने एक बात कही कि इस्लाम कोई धर्म नहीं है। ये किस तरीके की बात इन्होंने कही? मैं इनकी बात को ये कंडम करता हूँ इस तरीके की बात कहने के लिए। और देखिए रही, आप देखो, अब मैं बताता हूँ भारत के अंदर कि शिक्षा के मामले में क्या होता है। देखिए मुकेश जी, भारत के अंदर आपने मुजफ्फरनगर में देखा होगा, एक छोटे से बच्चे को मोमडन कहकर संबोधित कर कर उसको पिटवाया गया और ये कहा गया कि इसके तेज थप्पड़ मारो, इसके कमर पे मारो। तो ये देखिए, ये भारत के अंदर जब एक शिक्षा के मंदिर के अंदर इस तरीके की बातें अगर सामने आएंगी तो हमारा देश उसके कहां बाद जाएगा? की बात भी कीजिए ना, ठीक है, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है, उसको कोई अप्रिशिएट नहीं कर रहा है उस घटना को, लेकिन आप ये भी तो देखिए गाजियाबाद में हेलो की जगह राम राम कहने पे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया। ये भी तो साथ में सच है ना। तिलक लगाने पर इस बच्चों को दंडित किया गया। हाथ में अगर रक्षा सूत्र बांधे हुए तो उसके रक्षा सूत्र को काट दिया गया। अगर उसने रुद्राक्ष पहनी है तो रुद्राक्ष को निकाल करके फेंक दिया गया क्रिश्चियन स्कूल में। तो ये सारी चीजें भी तो हो रही है। नहीं मुकेश जी, देखिए मेरी बात सुनिए, किसी ने अभी तक किसी ने ये तो नहीं कहा कि ये हिंदू का बच्चा है इसलिए उसका रुद्राक्ष काटा गया, और किसी ने ऐसा नहीं। लेकिन वहां तो नहीं तो कौन पहनता है इसको? पहनता कौन है? क्या आप लोग पहनते हैं क्या? कलावा जब आपको धोखा देना होता है तभी केवल पहनते हैं ना। वहां देखिए ना, मोमडन कहकर संबोधित किया गया हुआ। अरे वो गलत है ना, ठीक है ना, उसका विरोध हो रहा है ना। कोई किसी को उसका विरोध नहीं कर, कोई उसका समर्थन नहीं कर रहा है। पिटवाया, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। उस महिला टीचर के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। डिबेट को डिरेल मत करिए। सबने एक स्वर में कहा है। नहीं, ये बताइए, ये भारत का मुद्दा नहीं है बरखा जी, ये मेरे भारत का मुद्दा है। मेरे मुद्दा है तो उस महिला का, उस स्कूल का कोई समर्थन तो नहीं कर रहा ना। तनाव इतना पैदा कर दिया कि बच्चे ने को पिटवाया और ये कहा गया कि मोमडन का बच्चा है। ये बताइए, मोमडन कहेगा तो हाजी नाजिम, बरखा जी एक मिनट बरखा जी, एक मिनट रंग दे रहे हैं। आप ऐसी बातें ना कहें। अच्छा, यानी कि बरखा जी ये बताइए, ये टीचर जो कह रही है कि मोमडन का बच्चा है, इससे थप्पड़ तेज मारिए, इसकी कमर पे वो स्कूल बंद कर दिया गया भाई, उसे दंडित किया जा चुका है, उस स्कूल को बंद कर दिया गया। क्या इसमें भेदभाव होगा? हाजी नाजिम, उस स्कूल को बंद कर दिया गया। इसमें भेदभाव होगा? मुकेश जी प्लीज इनको मुद्दा बताइए, आज के टीवी डिबेट का मुद्दा क्या है इसे बताइए। बच्चे के साथ जो हुआ हम सब कह रहे हैं, वो हम सब कह रहे हैं गलत हुआ, और उस महिला टीचर को भी सभी बोल रहे हैं कि जो भी होनी चाहिए कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। वो बात खत्म होगी, आगे बढ़ जाएगी। मैं एक छोटी सी बात कहता हूँ, अगर वो हिंदू टीचर की जगह अगर कोई मुस्लिम टीचर होता तो अब तक उस पर कितनी कार्रवाई होती? भाई कार्रवाई तो उस पर भी हुई है ना, कार्रवाई तो उस पर भी हुई भाई, उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, उसका स्कूल बंद कर दिया गया। अब कार्रवाई क्या चाहते हैं? फांसी पे लटका दिया जाए क्या? अब क्या चाहते हैं आप? स्कूल बंद कर दिया गया, उस पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया, उसे जांच चल रही है। अब क्या चाहिए आपको? अब क्या कार्रवाई चाहिए आपको? मध्य प्रदेश के अंदर एक हिजाब लड़की को पहना दिया था, तो ये बता दीजिए उस स्कूल के ऊपर कितनी बड़ी कार्रवाई हुई थी। तो वही मैं ये चीज कह रहा हूँ, जब शिक्षा के मंदिर में अगर आप आस्था ढूंढेंगे तो देश कहाँ जाएगा? देश में कभी वो टीचर सक्सेस नहीं होगा जो आस्था को लेकर किसी को भी संबोधित करके पीटेगा। वो टीचर की एजुकेशन जो शिक्षा ठीक है। अब आप अगर इसी बात में पुरानी बात राग अलापते रहोगे तो मैं बंद कर दूंगा आपका ऑडियो। जो सवाल पूछा जा रहा है वो सवाल पूछे। मैंने पूछा हिजाब क्यों नहीं बैन करना चाहिए? आखिर स्कूल के भीतर में धार्मिक पहचान लेकर के पढ़ने के लिए जाना दूसरे बच्चों पे क्या असर पड़ता है, क्या ये आप नहीं देखते हैं? आपको जाना है, आप जाइए मदरसे में, अपना जो पहन के जाना है जाइए, लेकिन जो स्कूल सरकारी स्कूल है, जो सभी बच्चे जा रहे हैं वहां पे, तो आपको स्कूल के ड्रेस कोड को मानना चाहिए ना। हाजी नाजिम, आपने मुझसे कहा ना आपने जी। हाँ मुकेश जी, देखिए मैं तो ये कहता हूँ कि मेरे देश का जो संविधान कहता है उस संविधान के तहत ही भारत के हर नागरिक को चलना है, और उसमें ये नहीं देखना कि हमें ड्रेस कोड क्या देखना क्या नहीं। जो हमारे कॉलेज का एक ड्रेस कोड है, कहाँ लिखा है कि आप स्कूल में जाके बुर्का पहन के जाओगे? संविधान में लिखा हुआ है क्या? तो फिर क्यों जा रहे हो? जब रोक रहे हैं लोग तो रुक क्यों नहीं रहे हो?
कोर्ट भी कह रहा है, फिर भी नहीं रुक रहे हो, राजनीति कर रहे हो, ऊपर से आकर के यहाँ संविधान संविधान चिल्ला रहे हो आप। संविधान कहता है क्या आपको बुर्का पहन के जाना है नहीं स्कूल? मुकेश जी, ये बताइए क्या मैं अपने संविधान ने जो मुझे परमिशन दी है, क्या मैं तो परमिशन कहाँ है? बुर्का पहन कर जाने की बात कहाँ लिखा हुआ है उसमें? मेरे संविधान ने मुझे फ्रीडम होने की, यहाँ फ्रीडम स्पीच देने की बात कही है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब थोड़ी है कुछ भी बोल दोगे आप। नहीं, मैं संविधान के तहत बात कर रहा हूँ। संविधान के तहत बात नहीं कर रहे हैं, आपको संविधान की जानकारी नहीं है सर, तो आप मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं है आपको। पढ़ के आइए संविधान, जानकारी दे दीजिए, पढ़ के आइए संविधान। संविधान की बिल्कुल जानकारी नहीं है आपको, कुछ भी बोल देते हैं आप। बरखा जी बोलना चाह रहे हैं जी। बरखा जी, क्या आपको लगता है कि स्कूलों में धार्मिक पहचान खत्म कर देना चाहिए? वो ड्रेस, वो हिजाब अगर कोई पहन करके आता है, चाहे आप भगवा गमछा ही ओढ़ करके आते हो प्रतिक्रिया स्वरूप, क्या लगता है कि आपको ये बंद करना चाहिए? स्कूलों में जो यूनिफॉर्म है, जो ड्रेस कोड है स्कूल का, आप उसके अलग कुछ भी ना पहने, आप बुर्का पहनने का रिवाज आप क्यों करते हैं? क्योंकि आप जब बुर्का पहन के जाएंगे तो दूसरे लोग भगवा गमछा ओढ़ के आएंगे। जी चाहिए इन बेटियों को इन्होंने इतना उनका दिमाग में पॉइजन भर दिया है कि वो जबरदस्ती बुर्का पहन के आ रही है। क्यों दिखानी है आइडेंटिटी अपनी? सब बच्चे बराबर एक मंदिर है जहां हमारी बच्चियां पढ़ने जाती हैं, उनके पैरों में क्यों बेड़ियां डाली जा रही हैं? उनको क्यों रोका जा रहा है? शिक्षा के मंदिर में सब समान है, और जब सब समान रहेंगे तभी उनको शिक्षा सही मिलती। दूसरी बात यहाँ पे कहना चाहूंगी कि जो लोग इसको कहते हैं, बहुत अच्छा कदम उठाया है फ्रांस ने, और ये भारत में भी प्रतिबंध लग जाना चाहिए, पूरी तरीके से प्रतिबंध लग जाना चाहिए। हिजाब, बुर्का, कुछ भी नहीं, अबाया, ये सब बैन होना चाहिए। वो इसलिए कि क्या एक लड़की, अब वो मुस्लिम लड़की है, तो अगर वो डॉक्टर बन जाती है तो सफेद कोट की जगह ये पहनेगी, अबाया पहनेगी, क्या बुर्का पहनेगी? नहीं, कतई नहीं। तो फिर आपने ईसाइयों के स्कूलों में भी ये बंद करवा दीजिए, जो हमारे क्रिश्चियन कॉलेज हैं उसमें भी बंद करवा दीजिए। हाँ, बंद होना चाहिए भाई, बंद होना चाहिए। जगह पे बंद होना चाहिए, बिल्कुल। कहीं पे भी धार्मिक आइडेंटिटी को भी दिखाने की जरूरत नहीं है। सब बच्चे समान है। जो ड्रेस स्कूल डिसाइड करता है उसी के पैटर्न को फॉलो करिए। कुछ अलग करने की चाह ही क्यों है? क्यों आप चाहते हैं कि आपकी बेटियां ना पढ़े? मतलब आप लोग सोच सकते हो, आगे आके पढ़ करके जितने भी अपने आप को आप मुस्लिम स्कॉलर्स कहते हैं या टीवी डिबेट में आते हैं, आपको तो खुद ही आगे बढ़ करके इस बात को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए कि कोई भी महिला जो भी स्कूल कॉलेज जा रही है उसे बुर्का बिल्कुल नहीं पहनना है, क्योंकि बुर्का जो है उनको आगे नहीं बढ़ने देगा। ये बहुत ही रिग्रेसिव मानसिकता है। और एक तरफ से आप चाहते हैं कि महिलाएं चांद तारों पे जाएं, महिलाएं हर कदम आपके साथ मिला के चलना चाहती हैं, उन्हें आगे बढ़ने दीजिए, उनको रोकिए मत, उनकी तरक्की को रोकिए मत। वुमेन एम्पावरमेंट की बात हमारे साहब लाल किले से जाके करते हैं, सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, वो सबके लिए बात करते हैं, लेकिन आप आज भी उसी मानसिकता में बैठे हुए हैं कि बच्चियों को बुर्के में रखना है। और बुर्के में रहने वाले चाहे अब लड़कियों के भेष में लड़के भी होते हैं जो कि क्राइम को अंजाम देते हैं। कितने सारे क्रिमिनल्स पकड़े गए हैं जो बुर्के में क्राइम करते हैं। तो इस तरीके से आप क्राइम रेट को भी कम कर सकते हैं, और बच्चियों को भी जब एक समान दर्जा मिलता है, उनके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होती, तो वो बेहतर तरीके से प्रोग्रेस कर सकती है और भारतवर्ष में उनकी उन्नति का दर बढ़ेगा। एजुकेशन देखिए, आप इस तरीके एजुकेशन को रोक रहे हैं। एक महिला, एक बच्ची जो बेटी है इस देश की, उसका सबसे पहला अधिकार एजुकेशन का। बिल्कुल बरखा जी, आप कह रहे हैं कि भारत में भी पूरी तरीके से बैन होना चाहिए, भारत में भी पूरी तरीके से बैन होना चाहिए। और मैं तो कहूँगा स्कूल ही नहीं, केवल बाकी सार्वजनिक जगहों पे, क्योंकि फ्रांस ने जब बुर्का पे बैन किया था तो उसके पीछे एक तर्क उनका यह भी था कि सुरक्षा भी एक वजह है जिसकी वजह से बुर्के को बैन किया जा रहा है, क्योंकि उसमें पहचान छुपाई जा रही थी। चेहरे जब सामने नहीं आएंगे तो एजेंसियों को, पुलिस को पता नहीं चलता है बुर्के के पीछे में कौन सा शख्स है और वो क्या सुरक्षा के लिहाज से सही है देश के लिए या नहीं है। नीरज जी, क्या आपको लगता है कि स्कूलों में धार्मिक पहचान और धार्मिक पहनावा दोनों अलग अलग चीज़ है, या दोनों आपको लगता है कि नहीं साथ है? किस तरीके का अंतर, क्योंकि ये बड़ा जब डिस्कशन होता था बहुत ही एक सटल डिफरेंसेस हैं दोनों में, लेकिन क्या पहनावे को पहचान से जोड़ा जाए या पहचान को पहनावे से जोड़ा जाए? देखिए, सबसे पहली चीज जो अभी बरखा जी बोल रही थी ना, कि जब हम कहीं पे शिक्षा के लिए जाते हैं जी, तो मैं क्योंकि स्वयं शिक्षक हूँ, मैं जानता हूँ कि मेरे लिए हर बच्चा एक समान होना चाहिए, एक समान होता है। लेकिन जब कोई बच्चा उसमें अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करे, वो भले ही वो अपने आप को ज्यादा समृद्ध दिखाने का प्रयास कर रहा है,
या वाक्यों से अलग दिखाने के लिए अपने आप को मुसलमान या एक ईसाई दिखाने का प्रयास करता है, तो बहुत ही वो शिक्षा के सभी नियमों के विरोध में जाता है। क्योंकि उसमें यदि बच्चा इस तरह का भेदभाव अपने मन में लेके चलेगा तो बाकी विद्यार्थियों पर उसका प्रभाव निश्चित रूप से पड़ेगा। ये तो हम बिल्कुल अगर एक सेकुलर दृष्टि से, एक टीचर की दृष्टि से देख के चलते हैं तो है। पर जब हम ये इस्लामिक परिधानों की बात करते हैं और विशेष रूप से जब महिलाओं को कवर करने की बात की जाती है, तो इसमें आप देखिए कि इसका मूल कहाँ पे है। इसका मूल एक कुरान से निकालने की कोशिश करते हैं कि जो सूरा 33 है, जिसे सूरा अहज़ाब कहा जाता है, उसमें वो क्या बोलते हैं कि अपनी बीवियों और अपनी लड़कियों औरतों से कहो कि अपने चेहरों और गर्दनों पर अपनी चादरों का घूंघट लटका लिया करें, ये उनकी पहचान के वास्ते बहुत मुनासिब है, तो उन्हें कोई छेड़ेगा नहीं। इसका अर्थ क्या हुआ कि वो मुस्लिम महिलाएं इसको पहन लें तो उन्हें नहीं छेड़ेंगे, बाकियों को छेड़ेंगे। ये इतनी डिवाइसिव आइडियोलॉजी है। हमने अभी तक इस्लाम की ये जो विभाजनकारी सोच है, इसके बारे में अभी तक एक देश के रूप में, एक समाज के रूप में अच्छे से पहचान नहीं की है। बिल्कुल, मुझे मुझे लगता है कि फ्रांस ने जो किया है, हमें उसको ध्यान में रखते हुए पूरे इस्लाम का जो पूरा वांग्मय है, उसमें कुरान हदीस सब आ जाती है, उसका अध्ययन करके बताना चाहिए। लोगों को ये मैसेज मिलना चाहिए कि किस प्रकार से जो ये विचारधारा है, ये पूरी मानवता को दो भागों में बांट देती है कि एक मुसलमान है या मोमिन है और दूसरे काफिर हैं। और फिर जो मोमिन महिलाएं हैं उनका दमन किया जाता है। वो दमन कई प्रकार से है, जिनमें से एक केवल ये परिधान है कि उन्हें परिधान में ढका जाए, क्योंकि यदि वो अपने अंग दिखाती हैं तो उन्हें कहा जाता है कि तुम मर्दों को ललचा रही हो, मर्दों को लुभा रही हो। तो इस सोच से केवल बच्चों को नहीं, केवल स्टूडेंट्स को नहीं, पूरे मुस्लिम समाज को बचाने की आवश्यकता है। जिस समय मोदी जी ने पिछले वर्ष लाल किले से कहा था कि हमें कॉलोनियलिज्म यानी उपनिवेशवाद के सारे सिंबल्स को हटाना चाहिए, तो मुझे लगता है कि जो अंग्रेजों की गुलामी थी उससे ज्यादा बड़ी गुलामी ये अरबों वाली गुलामी है, जिससे हमें छुटकारा पाने की आवश्यकता है। केवल अंतर केवल इतना सा है कि मजहब के नाम के पीछे छिपी हुई है। जब तक हम अपने मुसलमान भाइयों को, स्टूडेंट्स को, महिलाओं को इस विचारधारा से नहीं बचाते, तब तक वो जो 5 प्राण मोदी जी ने वहां कहे थे ना, 5 प्रण कहे थे जी, वो पूरे नहीं हो पाएंगे। तो मुझे लगता है कि आज समय आ गया है, फ्रांस ने वो एक रास्ता दिखाया कि हमें ये जो इस्लाम चुनौती प्रस्तुत करता है, हालांकि ये हाजी साहब बोल रहे थे कि इस्लाम एक धर्म है, एक धर्म कतई नहीं है, ये एक दीन है, टोटलिटेरियन आइडियोलॉजी है जो किसी भी व्यक्ति के जीवन के हर आयाम को नियंत्रित करने का प्रयास करती है। तो हमें केवल बच्चों को तो बचाना ही चाहिए, क्योंकि उनसे हमारे देश का भविष्य बनता है, लेकिन जो वयस्क हो गए उन्हें भी इस तरह की विघटनकारी, इस तरह की विस्तारवादी, इस तरह की रिग्रेसिव विचारधारा से बचाने का प्रयास करना चाहिए। जी हाजी साहब कुछ जवाब देंगे? देखिए, बिल्कुल मैं इनकी बात का जवाब दूंगा। देखिए मुकेश जी, एजुकेशन में अगर आप है ना धर्म ढूंढेंगे तो वो कभी एजुकेशन कामयाब नहीं हो सकती। और बात जब इन्होंने करी है, नीरज जी ने, इन्होंने कहा कि मुसलमान के जो पहनावा है उनको पर्दे में रखा जाता है ताकि कोई उन्हें छेड़ न सके, तो दूसरे की लड़के को छेड़ सकते हैं। नहीं सर, इनकी बात उनका विचार नहीं है। नहीं सर, क्यों नहीं है? आपने सुना नहीं? उन्होंने कहा कि इस्लाम इस आइडियोलॉजी पे चलता है कि लड़कियों को ढक के रखा जाए, क्योंकि ढक के नहीं रखेंगे तो दूसरे को ललचाते हैं। और बोलता है कि ये जो है एक डिसिसिव है, ये जो है विभाजनकारी है, और ये एक ऐसी सोच है जो जी मुकेश जी देखिए, इस तरह की बातें क्या अच्छी है कि ढक के इसलिए रखा जाता है कि वो दूसरे को लुभाने वाली बातें नहीं है। बुर्का के पीछे क्या रीजन क्या है? मुझे आपत्ति है ना इनके शब्दों से सर, मुझे आपत्ति है इनके शब्दों से। तो क्योंकि जब बात यहाँ पर इस तरह की आती है तो मुझे आपत्ति होती है। और सर देखिए, मैं सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने अभी बरखा जी ने कहा था कि सबका साथ सबका विकास, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के वजीर आजम ने सबका साथ सबका विकास में मुस्लिम लड़कियों के लिए क्या किया है, थोड़ा सा हमें भी बता दीजिए, ताकि हम भी है ना, इस सरकार ने जो किया है वो तो किसी ने नहीं किया। ये कैसे कि मुस्लिम लड़कियों के लिए 3 तलाक इतना ऐतिहासिक क्रांतिकारी फैसला। 3 तलाक के लड़कियों के लिए मैंने एजुकेशन की बात करी है सर, एजुकेशन में बताइए। अरे भाई, उसको पहले मुक्त करो, फिर एजुकेशन में मिलेगा। और कौन सी ऐसी पॉलिसी है जिसमें मुस्लिम लड़कियों को अलग किया गया है? जो भी पॉलिसी लड़कियों के लिए वो सबके लिए, धर्म के आधार पे पॉलिसी नहीं है ना। धर्म के आधार पे पॉलिसी कौन सी है आप बताइए? नहीं, मैं तो बरखा जी से पूछ रहा हूँ। मुकेश जी बरखा जी को बोलने दीजिए ना। ठीक है, चलिए बरखा जी सामाजिक कार्यकर्ता जवाब देंगे वो।
आप तो मेरे भाई हैं मुकेश जी, मुझे आपके जवाब से नहीं तो आपको क्या लगता है मैं आपका भाई हूं तो मैं झूठ बोलूंगा, गलत बोलूंगा? बरखा जी सही बोलेंगे। ठीक है, बरखा जी से सुन लीजिए। बरखा जी आप ही बोल दीजिए। अरे सारी पॉलिसी जो ये सरकार बना रही है वो मुस्लिम महिला ने तो बना दी। ट्रिपल तलाक को देखिए आपने बैन कर दिया। ये बताइए, तीन तलाक महिलाओं के लिए है या लड़कियों के लिए है, ये बताइए आप। नहीं बरखा जी मुझे तो इतना बताइए, 3 तलाक महिलाओं के लिए है या लड़की के लिए? आप सुन तो लें भाई, आप सुन तो लें। पूछेंगे भी नहीं, दोनों तरफ तो नहीं खड़े हो सकते सर। आप पूछेंगे भी और सुनने के लिए भी नहीं तैयार है। यही बात है आप लोगों की कि आप ना समझना नहीं चाहते, आप सिर्फ सिरे से खारिज कर देते हैं बात को। आप हर बात को बैन करना ही सेकंड वे में जा रहे हैं आप जो बात है ना मुद्दे की वो नहीं बता पा रही है। आपने महिलाओं की बात कर दी, अभी अगर ऑन द रिकॉर्ड अगर निकाला जाएगा तो 3 तलाक में ये बताइए जो महिला है क्या उनको इंसाफ मिल गया है? आप बता दीजिए, अभी तक इंसाफ नहीं मिला उन महिलाओं को। और बात आप ये करती हैं, अब मैं तो कहता हूँ कि आप 3 तलाक की छोड़िए, मेरे हिंदू बहन महिला जो हैं जिनके पतियों ने उन्हें छोड़ रखा है, क्या आज तक उनको कभी इंसाफ मिला है? उस बात को आप कहिए ना। आप जितना मुस्लिम लड़कियों के फेवर में, मैं तो कहता हूँ मेरे हिंदू बहनें क्या आपकी बहन नहीं है? उनको भी तो इंसाफ दिलाइए, उनको भी तो इंसाफ। देखिए आप लोग डिरेल्ड हो रहे हैं, सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं, सब्जेक्ट से बाहर जा रहे हैं और समय की कमी है हमारे पास। आज का डिबेट जो है ये छोटा है, इसलिए हमारे साथ जुड़ने के लिए अत्री जी, नीरज अत्री जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और आपने समय दिया इसलिए आपका धन्यवाद। बरखा त्रेहान जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद और हाजी नाजिम साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और अपनी बातें हमारे साथ साझा की। लेकिन फ्रांस ने जो किया है वो भारत को भी करना चाहिए और इसलिए करना चाहिए क्योंकि फ्रांस से ज़्यादा बड़ी समस्या भारत में है और बुर्का और केवल अबाया ही नहीं बल्कि उन सभी चीज़ों को बैन करना चाहिए जो अपने समाज में डिवीज़न पैदा करता है, भेद पैदा करता है, अलग अलग समाज को करता है, समाज को बांटता है और उसकी शुरुआत जो है ये बुर्का से किया जाना चाहिए। क्योंकि फ्रांस जो है देर से संभला है इसलिए उसे और भी जूझना पड़ रहा है और भारत अगर आज नहीं जागा तो भारत की स्थिति फ्रांस से भी बुरी हो सकती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।